हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एलटी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये हमारी आज क्लास 3 है। क्लास 3 के अंदर हम क्या देखेंगे, हमने लगभग 130 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यहाँ पर ये आपका हिंदी साहित्य से संबंधित है, जैसे आपका आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, उनसे क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया था। भक्ति काल में हम पहुँचे थे। यहाँ पर देखिए क्लास 3 मेरी ये रहेगी आपकी हिमाचल प्रदेश में एलटी टेट को लेकर ये आपका सीरीज़ चली है। हिमाचल प्रदेश के एलटी टेट के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले वो यहीं से ही बनेंगे लगभग क्वेश्चन, तो आप इस सीरीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। एलटी टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला अभी आपका जून के अंदर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी आप लोगों के लिए। तो आज की क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या पूछ रहा है, भक्तिकाल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज के जो नियम होते थे, स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है। वहाँ पर यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर विवाह पूर्ण समाज के अंदर जो स्वच्छंद पूर्ण यानी कि स्वतंत्रता होती थी प्रेम निरूपण, वो था आपका सूफी काव्य के अंदर। ब इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 क्या कहता है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, तो ये आपके तुलसीदास जी यहाँ पर कृष्ण गीतावली के रचयिता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, ये पंक्ति किसने कही थी, तो ये पंक्ति कही थी बच्चे किसने आपकी, तो ये आपकी रस खान ने कही थी। लकुटी अरु कामरिया यानी कि कृष्ण के लिए बोला है कि जो लकड़ी है वो अपने कमर में आप फंसा के, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो पद्मावत है वो किस भाषा में है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना मिलती है हमें पद्मावत, वो किस भाषा में मिलती है, तो 134 का हमारा अवधी भाषा में इन्होंने ये लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पर, मीराबाई की भक्ति किस भाव की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका, ये बहुत बार रिपीट भी होता है। तो मीराबाई की जो भक्ति भावना थी वो कैसी थी बच्चे, वो थी आपकी माधुर्य भाव की। अगला क्वेश्चन है, जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास ने किस रचना में बताई थी, तो जाके प्रिय न राम वैदेही ये कहा था इन्होंने आपका विनय पत्रिका के अंदर। और याद रखिए विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई, तो ये आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई, और रामचरितमानस आपका अवधि में लिखी गई है। ठीक है, अगला देखिए क्या है आपका, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है आपका। 137 क्या कहता है, किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है, किस कवि को ब्रज कोकिल के नाम से हम जानते हैं, तो 137 का आपका आंसर बनने वाला है यहाँ पर सत्यनारायण कविरत्न को, डी ऑप्शन। संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन थे, जो संतों में थे वो सबसे अधिक पंडित यानी कि सबसे अधिक विद्वान जिनको कहा जा रहा है वो कौन थे आपके, वो थे आपके दादू दयाल। अगला है, दुल्हिन गाँव मंगल चार पद किसके द्वारा ये बताई गई थी, ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी है ये आपने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ये आपकी कबीरदास की पंक्तियाँ रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड है, तो रामचरितमानस में 7 कांड है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी ये आपकी किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्तियाँ रखी गई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, रीतिकाल, अगला रीतिकाल वाला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है आपका, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी, तो यह था, ये थे बच्चे कौन आपके, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल के सारे नामकरण और आदिकाल के सारे नामकरण में आपको एक क्लास में जरूर बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 क्या कहता है यहाँ पर, 143, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो कठिन काव्य का प्रेत हम किसको कहते हैं, केशव दास को यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, आगे के कवि रिझही तो कविताई ना तो राधिका कान्हे सुमिरन को बहाना हो, यह पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ आपकी भिखारी दास की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कौन सी रचना मतीराम की है, सुजान चरित है, कवि प्रिया है, ललित ललाम है या जगत विनोद है, तो इनकी ये ललित ललाम इनकी रचना मानी जाती है, इनकी मतीराम की। अगला क्वेश्चन देखो, मोहे तो मोरे कवित बनावत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना, ये भी मतलब ये पंक्तियाँ बहुत बार रिपीट होती है क्लास में। तो देखिए घनानंद ने कहा था ये कि मोहे तो मोरे कवित बनावत। अगला है, सुजान चरित किसकी रचना है, तो 147 का आपका हो जाएगा, ये जो रचना है सुजान चरित आपकी सूदन की हो जाएगी, घनानंद मत लगाए क्योंकि आप सोचेंगे घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था तभी शायद इनकी है, नहीं, आपका सूदन की आ जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रचना बनती है, ये आपकी चिंतामणि की रचना बच्चे, कवि कुल कल्पतरु। अगला देखिए रीति मुक्त कवि कौन सा है, तो रीति मुक्त कवि यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, तो वो है आपका घनानंद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अमीय हलाल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो 150 का आपका यहाँ पर जो आंसर रहने वाला वो आपका है रसलीन, ये रसलीन की पंक्तियां मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा छंद विवेचन से संबंधित नहीं है, जिसमें छंद का विवेचन नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 151 में अगर मैं देखूँ ऑप्शन के हिसाब से देखिए, प्राकृत पैंगलम, छंदोमंजरी, श्रुतबोध या विरह वारिश, यहाँ पर आ जाएगा आपका विरह वारिश, डी ऑप्शन। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर किस कवि ने नहीं लिखा है, तो यह आ जाएगा आपका घनानंद, क्योंकि ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। ये सारे रीतिबद्ध के हैं बच्चे, ठीक है। अब रीति सीधी के आपके बिहारी वगैरह आ जाते हैं। आगे देखिए, रीति काल के किस कवि ने भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग में माना है, तो यानी कि श्रृंगार का समन्वय किया है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कौन, सेनापति। अगला देखिए, निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहारी, ये इनकी पंक्तियाँ रही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अति सुधो स्नेह को मारग है, यह पंक्तियाँ किसकी है, अति सुधो स्नेह को मारग, ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है, तो ऋतु वर्णन के लिए कौन सा बचे, तो सेनापति यहाँ पर फेमस माना जाता है। स्वच्छंद प्रेम का निर्वध गायक कौन है, यानी स्वच्छंद प्रेम के बारे में किसने बताया, तो वो आपके आलम, ठीक है। नेक्स्ट है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यह जो पंक्तियां हैं वो किस कवि ने कही थी, याद रखिएगा वो है आपके बिहारी। देखन में इनके जो पंक्तियां होती थी ना, बिहारी सतसई, आपको लगभग पता होगा, इसमें लगभग 713 दोहे रखे गए थे, 713 719 दोहे यहाँ पर रखे गए थे इन्होंने बिहारी सतसई में। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखन में छोटे लगते लेकिन घाव करे गंभीर, ये पंक्तियाँ किस कवि के लिए चरितार्थ किया गया है, तो ये आपका बिहारी के लिए चरितार्थ यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 159, मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है, कि मतीराम क्यों फेमस हुए थे, तो उनका था रसराज के कारण ये फेमस हुए थे। काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है, तो काव्य निर्णय ग्रंथ आपका किसका है, भिखारी दास का है। अगला देखो, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया 713, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो 713 यहाँ पर आपके ए ऑप्शन में 713 इनके दोहे रखे गए थे, बिहारी की रचना मानी जाती है। अगला देखो, गेय पदों की रचना कौन सी है, सूरसागर है, काव्य मंजरी है, कवि प्रिया है, या फिर बिहारी सतसई है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरसागर। अगला क्वेश्चन देखिए, 163 क्या कहता है, काव्य की रीति सीख्यो सुखवी न सो, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये आपकी भिखारी दास की पंक्तियां हैं, काव्य की रीति सीख्यो सुख विनह सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है, तो रीतिकाल लगभग आपका 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक का माना जा सकता है। याद रखिए ईस्वी में दिया गया, ये आपका विक्रमी संवत में नहीं है। अगर विक्रमी संवत होता तो फिर तो आपको यहाँ पर इनमें से आपको क्या करना है बच्चे, इनमें से आपने 57 को आपने लेस कर देना, तो आपको विक्रमी संवत यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 57 को इसमें ऐड करना है, ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर 1700 से लेकर 1900 तक का टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। देखो 1700 से 1900 भी इन्होंने दिया है, लेकिन इसका ये ईस्वी में दिया है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 165, इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है, वक्रोक्ति जीवितम है, छत्र प्रकाश है, या पंचाध्यायी है, या फिर गोपी 25 है, तो यहाँ पर आपका वक्रोक्ति जीवितम यहाँ पर क्या है, आपका सिद्धांत निरूपक ग्रंथ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, शिवा वावनी की रचयिता कौन है, तो शिवा वावनी यानी कि जिसमें भूषण ने वर्णन किया था, ठीक है, शिवा वावनी के बारे में उन्होंने बताया, भूषण ने उनके दरबार में रहते थे। आगे देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी, अलंकृत काल है भाई, ये कहा था आपका मिश्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इश्कनामा किसकी रचना है, तो इश्कनामा आपको मालूम होगा कि ये आपकी, एक मिनट, बोधा ने लिखी थी, बोधा, ऑप्शन देखिए, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, या द्विजदेव है, तो यहाँ पर
बोधा सही हो जाएगा। कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंध नहीं रखता है? कौन सा कवि रीतिबद्ध? चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर या बिहारी? तो बिहारी आपके रीति सिद्ध के थे, तो याद रखिएगा बिहारी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 170 देखो क्या कहता है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ कही थी किसने? केशव दास ने। ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से एक स्त्री बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से बिना अलंकार के कविता भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास कर रहे थे। अगला देखिए, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे, देखिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा लाल कवि ने सतसई, यानी कि जैसे बिहारी सतसई लिखी है तो मतीराम ने भी सतसई लिखी है, तो इस तरीके से लाल कवि ने सतसई यहाँ पर नहीं लिखी। अगला देखिए, किस कवि की कविता को हृदय वैदकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? नावक के तीर किसकी उसको कहा गया है? तो याद रखिएगा बिहारी। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? छत्र प्रकाश आपकी किसकी आ गई? लाल कवि की। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियाँ किसकी? भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ रहती है, इसको आप जरूर देखिएगा। तो ये पंक्तियाँ किसने कही थी बच्चे? तो ये कहा था देव ने। यहाँ पर तीनों शब्द शक्तियों की बात करता है, अभिधा है ना, लक्षणा और व्यंजना, देव। अगला देखो, सुजान विनोद किसकी रचना है? तो ये आपकी देव की ही रचना है, सुजान विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो गाथा सप्तशती का प्रभाव यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कुंदन को रंग फीको लगे, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ मतीराम ने कही थी बच्चे। अगला है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कवितावली के रचिता कौन है? तो कवितावली आपको ध्यान में होगा, ये तुलसीदास की एक रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, अब हम थोड़ा सा आधुनिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक साहित्य के सूत्रधार कौन हैं? अगर मैं हिंदी साहित्य में बात करूँ कि आधुनिक साहित्य के सूत्रधार कौन हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आ जाएंगे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनसे आधुनिक काल स्टार्ट होता है। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया था? याद रखिएगा इसे कहा गया था आपका पुनर्जागरण काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? जागरण सुधार, पुरानी काव्यधारा या फिर नई काव्यधारा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण या गद्य खंड या काव्य खंड। इन्होंने बांटा था इसको गद्य खंड और काव्य खंड में। आगे देखो, आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली थी? आधुनिक युग में यानी कि जब आधुनिक काल स्टार्ट होता तो उस समय जो किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली थी? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा की यहाँ पर जगह किसने ले ली थी बच्चे? तो खड़ी बोली उसके स्थान पर आना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारे पास आधुनिक काल के द्वितीय चरणों को किस काल की संज्ञा दी जाती है? तो दूसरा चरण जो था उसको किस काल की संज्ञा दी जाती है? तो उसे कहा जाता है सुधार काल। अगला देखिए, आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी जाती है? तो लगभग 1850 ईस्वी से ये स्टार्ट हुआ था। अगला देखिए क्या कहता है, भारतेंदु युग की को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी थी? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा था? तो याद रखिएगा ये कहा था आपका डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 87, आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? जो आधुनिक साहित्य की जो पुस्तक लिखी गई वो कौन है? तो याद रखिएगा वो आपके नंद दुलारे बाजपेयी। अगला है, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ है? तो राष्ट्रीय चेतना। लगभग लोगों के मन में राष्ट्रीय यानी अपने राष्ट्र के प्रति जो नई चेतना उभर कर आई थी वो इसी काल में आई थी। कौन से काल में? आधुनिक काल में। अगला क्वेश्चन है आपका, जो इस सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन आज रहेगा, वो है आपका हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर माना जाता है, तो इसके आपके अज्ञे जी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास इन्होंने लिखा था। तो हमने कुछ लगभग यहाँ पर अगर देखें तो हमने लगभग 50-60 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये थोड़े से आधुनिक यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे थे आप लोगों के लिए। अब हम इसके बाद कुछ कविता वाले क्वेश्चन देखेंगे कि यानी जो आपका पद्य वाला पार्ट है, कुछ नाटक वाले क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कुछ उपन्यास वाले देखेंगे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लगभग मैं आपको यहाँ पर 1000+ क्वेश्चन करवाने वाली हूँ कि लगभग 1000+ क्वेश्चन आपको यहाँ पर रहेंगे, जिनकी वजह से आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, हिंदी जो LT टेट आपका होने वाला है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। तो याद इसको इन सीरीज़ को इन क्लासेस को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव ए नाइस डे।